अब विनोद को थाना पे ले जाया जाता है। अब वो विनोद परेशान हो जाता है, अरे हमको अब थाना पे रहना पड़ेगा। मारपीट करने से पहले तो इतना टेंशन था नहीं उसको कि जेलो होता है, पुलिसो होता है। अब वो परेशान हो गया कि थाना पे हमको कहाँ रहना पड़ेगा, हम कौन सा बड़ा गलती कर दे। अब थाना प्रभारी से बात करता है कि क्या हमको जमानत मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, हमको छोड़ दीजिए, हम कुछ गलती नहीं किए हैं। तो बोलता है कि ऐसा है कि तुम्हारा जो काम है वो गैर जमानती नहीं है, जमानती है। तुम जमानत पे छूट सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हारे किसी जान पहचान वाले व्यक्ति के पास अगर संपत्ति है तो वो बॉन्ड भरेगा, तब तुमको हम छोड़ेंगे। तो वो बोला कि हमको तो खुद ही संपत्ति है, हमको खुद ही 5 बीघा जमीन है। तो बोला कि ठीक है, तुम अपना ही संपत्ति का बॉन्ड भर दो, तुमको हम छोड़ देंगे। लेकिन जिस दिन तारीख होगा या किसी तरह का पूछताछ होगा तो तुमको बुलाया जाएगा, तो तुम थाना पे उपस्थित होगे या फिर कोर्ट में पेशी होगा तो पेशी होना पड़ेगा तुमको उस तारीख पे। अगर नहीं होगे तो तुम्हारी संपत्ति नीलाम कर दी जाएगी, जब्त कर ली जाएगी। तो बोले ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये अपना संपत्ति का बॉन्ड भरा वहां पे, और फिर इसको उसी दिन जिस दिन गिरफ्तार किया गया था इसको जमानत पे रिहा किया गया। अब अगले दिन फिर पेशी होता है, और पेशी होने के बाद प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट कचहरी में पहला पेशी शुरू होता है। और वहां पे विनोद को बुलाया जाता है, विनोद भी जाता है, विनोद का वकील भी जाता है, गवाह भी जाता है, अवधेश भी जाता है, अवधेश का वकील गवाह सब जाता है। और फिर पेशी का काम शुरू होता है। और इसके बाद 1-2 गवाह से गवाही लेने के बाद फिर उस दिन अगले तारीख का पेशी दे दिया जाता है। इसी प्रक्रिया को बार बार चलते रहता है। लगभग 1 साल चलने के बाद यह प्रक्रिया आपकी किताब में दिया हुआ है कि प्रथम श्रेणी के जो मजिस्ट्रेट कचहरी में प्रक्रिया चल रहा था, न्यायिक प्रक्रिया, उस प्रक्रिया में इस विनोद को 4 साल का सजा हुआ, जेल हो गया इसको। लेकिन जिस मजिस्ट्रेट के बारे में बताया गया है कि 4 साल का सजा हुआ है, वो गलत है। उस मजिस्ट्रेट का पावर है, प्रथम श्रेणी के जो मजिस्ट्रेट कचहरी के होते हैं उनको पावर है कि वो 3 साल तक के ही सजा वाले केस को सुनते हैं। तो वो 3 साल का सजा दे सकते थे। आप बुक में गलती से यहाँ पे 4 साल लिखा हुआ है, उनको 3 साल देना चाहिए था, और वो 3 साल का ही दायरा है उनको सजा देने का। तो मान के चलिए कि विनोद को कितना साल का, 3 साल का सजा दे दिए। अब विनोद काफी दुखी हो गया कि ये क्या हुआ। अब फिर विनोद क्या करता है, अपने वकील से बात करता है कि हम इस सजा से कैसे मुक्त हो सकते हैं। तो वकील उसको विचार देता है कि आप इस सजा को कम करवा सकते हैं या आपको माफी मिल सकती है सत्र न्यायाधीश के पास जाकर के। सत्र न्यायाधीश के पास अगर अपील कीजिएगा तो जाकर के आपको इससे राहत मिल सकता है इस सजा से। तो बोला कि ठीक है, हम अपील करेंगे। वकील से राय मशविरा करके अपील किया। अपील करने के बाद विनोद को 2 साल का फिर वही प्रक्रिया चलते रही। गवाही का प्रक्रिया तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख होते रहा। और जो 1 साल उधर खींचा था, फिर 2 साल खींचा केस सत्र न्यायाधीश वाला। और उसके बाद फिर क्या किया, जो 3 साल का उसको सजा मिला था तो उसको 1 साल कम करके मान लीजिए 2 वर्ष का सजा उसको दे देता है। और आपकी किताब के अनुसार 4 साल का सजा था जिसको वो 3 वर्ष कर दिया। तो 2 वर्ष का सजा उसको मिल जाता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, विनोद फिर दुखी हो जाता है कि हमारी सजा माफ तो हुई ही नहीं, बस कम हुई। अब क्या करे, अब फिर टेंशन में आ जाता है। फिर वकील से बात करता है कि अब बताओ, तुम हमको कोई उपाय बताओ, कोई रास्ता दिखाओ। बोला अब देखो, अब कोई रास्ता नहीं है कि तुम सजा माफ करा लो, लेकिन ये हो सकता है कि इसमें सुधार और अभी बाकी है। इसके लिए तुमको उच्च न्यायालय जाना पड़ेगा। उच्च न्यायालय, अब ये कहाँ पे है आपको पता है, बिहार में। ये कहाँ है, पटना में। तो ये पटना में ये महाशय विनोद जी अपील करते हैं और फिर अपना कोशिश जारी रखते हैं कि कहीं हमको यहाँ छूट मिल जाए। तो यहाँ पे जो अपील होता है इसमें गवाही का आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे गवाह ले जाने की जरूरत नहीं है। जो आपका ये
प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट और सत्र न्यायाधीश के पास जो फाइल तैयार हुआ है उसी फाइल को समीक्षा करके उसमें अगर कहीं त्रुटि है, उसमें कोई कहीं भूल हुई है, तो उस आधार पे आपके सजा को कम या माफ किया जा सकता है या बढ़ाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे गवाह फिर से पेश करने की आपको आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पे फाइल के आधार पे उच्च न्यायालय में क्या किया गया, कुछ दिन के बाद इसके दिए हुए सजा को बरकरार रखा गया। 2 वर्ष की सजा कायम रही इसकी, विनोद की, और 2 वर्ष का सजा इसको काटना पड़ा विनोद को। तो आप क्या देखते हैं कि कितना लंबा प्रक्रिया लगा। 1 साल लग गया इसको प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट कचहरी में, फिर 2 साल सत्र न्यायाधीश के पास, फिर उसके बाद कम से कम 6 महीना तो लगा ही होगा। पटना में समय निश्चित नहीं बताया कितना दिन, लेकिन कुछ समय बताया है आपको कि कुछ समय बाद इसको उच्च न्यायालय में निर्णय दिया गया इसके विनोद को, और उसका जो दिया हुआ सजा था सत्र न्यायाधीश के द्वारा 2 वर्ष की सजा उसको कायम रखा गया और इसको 2 वर्ष जेल काटना पड़ा। तो ऐसी स्थिति में अब क्या होता है, जब इसको पता हो गया कि मेरा सजा कुछ माफ होने वाला नहीं है, तो ये अपने वकील से विचार करते हैं कि क्या मैं, ऐसा कुछ उपाय नहीं है कि हम अवधेश को अगर कुछ पैसा वैसा देके कंप्रोमाइज कर लें। तो बोलता है कि नहीं, वकील बताया कि नहीं, अब नहीं हो सकता, ये चीज तुमको पहले ही सोचना चाहिए था। जब कोई मामला दीवानी मामला से उठ करके फौजदारी में ट्रांसफर हो जाता है, वह उसके बाद आप समझौता नहीं कर सकते हैं। फौजदारी केस में आपको सजा प्राप्त जो दिया गया उसको काटना ही पड़ेगा। अगर आपको समझौता करना है तो दीवानी मामला में आप कर सकते हैं। अब देखिए, अब आपको जानना होगा, अब जानना पड़ेगा कि दीवानी मामला कौन है और फौजदारी मामला कौन है। देखिए, अब हम लोग जानेंगे दीवानी मामला और फौजदारी मामला, क्योंकि अब क्या चाहता है महाशय विनोद कि हम क्या करें, अवधेश से दोस्ती कर ले, उससे हम समझौता कर ले। लेकिन वकील मना कर दिया कि नहीं, अब आपका ये चीज नहीं हो सकता क्योंकि आपको फौजदारी मामला में सजा दी गई है। तो देखिए, दीवानी मामला क्या होता है, फौजदारी क्या होता है, इसी को जानेंगे तो इससे समझ जाएंगे कि क्यों नहीं विनोद को समझौता का अधिकार दिया गया। फिर तो फौजदारी मामला में बल प्रयोग होता है, इसमें बल प्रयोग नहीं होता है। तो जिस झगड़ा लड़ाई में, जिस विवाद में मारा पीटी या गोली बारूद या कुछ भी किसी भी प्रकार का हाथापाई हो गया, वो हो जाएगा मामला फौजदारी। और जिस मामला में हाथापाई नहीं हुआ है, मारा पीटी नहीं हुआ है, किसी प्रकार का क्षति नहीं हुआ है, तो वो मामला हो जाएगा दीवानी। जैसे आप देखिए, संपत्ति का बंटवारा, जमीन का मामला, जमीन का मामला शादी विवाद, ये जो तलाक होता है या दहेज होता है, जो भी जब तक कि मारा पीटी उसमें नहीं होता है तब तक ये कर संबंधी विवाद, ये सब जो होता है ये सब दीवानी मामला होता है। फिर आप देखिए, फौजदारी में क्या होता है, मारपीट, हड्डी तोड़ना, मर्डर कर देना, डकैती करना, ये सब क्या होता है, रिश्वतखोरी, ये सब सारा फौजदारी मामला होता है। ये सब चीज क्या हो जाता है, इसमें आपको समझौता का
मैटर नहीं रह जाता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ सजा का बात रह जाता है। तो चलिए इसी तरह से हम लोग सारा इस न्यायिक प्रक्रिया को समझे, किस प्रकार से एफआईआर करना है। अब एक देखिए, आप लोग एक बात को समझ लीजिए, प्रत्येक जिला में, बिहार में कुल कितना जिला है? 38 जिला है, और प्रत्येक जिला में एक एक अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण थाना की व्यवस्था की गई है। जो अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित थाना होगा उसका व्यवस्था किया गया है। इसलिए किया गया है कि इनका जो मामला है वो एक विशेष प्रकार का मामला है, और उनका निपटारा के लिए अलग से थाना की व्यवस्था कर दिया गया है। इसमें आसानी से इन लोग के विवाद को निपटारा ज्यादा समय दे करके और ज्यादा आसानी से किया जाता है। तो अनुसूचित जाति और जनजाति, इसके विवाद के लिए को निपटाने के लिए अलग से थाना में, अलग से प्रत्येक जिला में थाना का व्यवस्था किया गया है।